हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 13। इसमें हम कुछ कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित शब्दावलियों को शायद सीखने को मिले का जिसका शीर्षक है कार्य का महत्व। जब आप कोई काम कर रहे हो उससे बाहर कुछ न सोचें, उसे पूजा की तरह करें, सबसे बड़ी पूजा की तरह, और उस समय अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर दें। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप जो काम करिए उस पे अपना फुल फोकस होके करिए, फिर उसके अलावे कुछ और मत सोचिए, तभी आप उस काम के प्रति न्याय कर पाएंगे, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। इसमें दो प्रश्न के जवाब हमें मिलेंगे। लोग विभिन्न प्रकार के किन किन गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में इनका क्या योगदान है। अनु और कबीर पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्होंने अपने पड़ोस में रहने वाली गीता मौसी को टैक्सी से उतरते हुए देखा। वह अपनी नौकरी से घर वापस आ रही थी और अपनी यूनिफॉर्म में थे। वह भारतीय वायुसेना में पायलट का कार्य करती हैं और पूरा कस्बा उन पर गर्व करता है। कबीर, गीता मौसी की पोशाक काफी कुछ उस पोशाक की तरह लग रही है जैसे कल मैंने तुम्हारे घर पर देखी थी, परंतु उसका रंग अलग है। मेरे दादाजी की पोशाक हैंगर पर लटकी हुई है। वह सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त हुए हैं और अब वे अपना समय आसपास के बच्चों को निःशुल्क भूगोल पढ़ाने में, हमारे सब्जी उद्यान में काम करने में और घर के अन्य काम करने में व्यतीत करते हैं। मेरे माता पिता दुकान चलाते हैं जिसमें कई तरह की वेशभूषा और सिले हुए वस्त्रों की बिक्री की जाती है। अप्पा सुबह चले जाते हैं और माँ हमारे विद्यालय जाने के बाद दुकान में उनका सहयोग करती है। सामान्यतया माँ हमारे विद्यालय से आने से पहले घर आ जाती है। वह एक स्वैच्छिक समूह के साथ भी कार्य करती है जहाँ महिलाओं को बुनाई सिखाई जाती है। क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई रोहन स्मरण है? तुम उनसे मिले थे जब वह मुझे विद्यालय लेने आए थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। वह सप्ताह के अंत में पास के एक महाविद्यालय में युवा विकास कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को स्वेच्छा से कंप्यूटर से संबंधित कौशल भी सिखाते हैं। क्या बात है अनु, हमारे आसपास के लोग कितने प्रकार के कार्य करते हैं? उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को तो समूह श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें अर्थ, द्रव्य या मुद्रा सम्मिलित होता है। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें अर्थ सम्मिलित होता है, अर्थात जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया जाता है, अथवा जो सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंधित होती हैं। वस्तु का नगद मूल्य का मतलब किसी वस्तु का व्यक्ति द्वारा तय किया गया मौद्रिक मूल्य जो कि उस वस्तु से मिलने वाले लाभ पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए व्यापारी बाजार में स्कूल बैग बेचते हैं, किसान बाजार अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं इत्यादि। बाजार वह स्थान जहां व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के बदले अन्य वस्तुओं का लेन देन कर सकते हैं, किंतु अधिकांशतः बाजारों में इनका लेन देन धनराशि के लिए किया जाता है। शुल्क क्या है? किसी व्यवसायिक कार्य, परामर्श या सेवाओं के लिए एक व्यक्ति या संगठन को किया गया भुगतान, एक चिकित्सक या वकील को किया गया भुगतान। गैर आर्थिक गतिविधियां क्या हैं? वे वे हैं जिनमें आय अथवा संपत्ति अर्जित नहीं होती, बल्कि इन्हें कृतज्ञता, स्नेह, सेवा, आदर,
जैसी अनुभूतियों के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए अभिभावकों द्वारा परिवार के लिए भोजन बनाना, बच्चों की उनकी विद्यालय के कार्य में सहायता करना, युवाओं द्वारा दादा दादी नाना नानी आदि की सेवा करना, परिवार के सदस्यों द्वारा घर के नवीनीकरण में सहायता करना। तो ये सब कार्य ऐसे हैं जो गैर आर्थिक हो सकते हैं। बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे। फिर हम आगे देखते हैं अनु और कबीर की कहानी में गीता मौसी जो वायुसेना में विमान चालक है, उनको वेतन मिलता है। वह देश की सेवा करती हैं और एक आर्थिक गतिविधि में सम्मिलित हैं। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्य करता है और उसे भी इस कार्य के लिए वेतन मिलता है। सप्ताह के अंत में वह पास के महाविद्यालय के युवा विकास कार्यक्रम में स्वेच्छा से काम करता है। यहाँ वह युवा विद्यार्थियों को कंप्यूटर संबंधित कौशल सिखाता है और एक गैर आर्थिक कार्य है। वेतन मतलब क्या होता है? एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को नियमित रूप से प्रति माह किया जाने वाला नियत भुगतान है। आइए विचार करें। कबीर के दादाजी आसपास के बच्चों को स्वैच्छिक रूप से निःशुल्क पढ़ाते हैं। यह आर्थिक गतिविधि है, गैर आर्थिक? तो ये गैर आर्थिक है। यह गतिविधि आपके अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाए जाने से किस प्रकार है? क्योंकि अध्यापक को वेतन मिलता है, इसलिए वो आर्थिक गतिविधि है। आप और आपके परिवार के लिए कौन सी गैर आर्थिक गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और वे क्यों बहुमूल्य हैं, आप इसको सोचिएगा। आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। काव्या अपनी चाची के घर कमलापुर गांव जाने के लिए बहुत उत्सुक थी। रास्ते में उसने देखा कि गांव के पास एक राजमार्ग बनाया जा रहा था। निर्माण स्थल पर बहुत चहल पहल थी। यहाँ तकनीशियन, खोदने वाले और बुलडोजर वाली बड़ी मशीनें चल रही थीं। इस राजमार्ग के बनने से अब निकट के नगर तक जाने का समय 5 घंटे से घटकर केवल 2 घंटे हो जाएगा। काव्या ने सोचा कि जब यह राजमार्ग बन जाएगा तो अपनी चाची के घर बार बार जा सकेगी। फिर प्रसन्न होकर काव्या अपनी चाची को बधाई देने और उनके द्वारा बनाई हुई स्वादिष्ट जलेबी खाने चल पड़ी। काव्या के चाचा उसी समय काम से लौटे थे। वह निर्माण कंपनी में तकनीशियन है और बुलडोजर चलाते हैं। उन्हें अपनी सेवाओं के बदले प्रतिमाह वेतन मिलता है। अगले दिन काव्या की चाची सुबह उठी और घरेलू काम कर निपटाने के बाद काम पर चली गई। वह अपने गांव के डाकघर में कार्यरत हैं और उन्हें प्रतिमाह वेतन मिलता है। कार्यालय के बाद वह शाम को ऑनलाइन कक्षाएं लेती हैं, जिसमें वह विद्यार्थियों को विद्यालय की परीक्षा की तैयारी कराती हैं। वह इन कक्षाओं के लिए साप्ताहिक शुल्क लेती हैं। सप्ताह के अंत में काव्या अपनी चाची के स्वादिष्ट आम खाने के लिए आम के बगीचे में गई। वहां उसे खेत में काम करने वाला एक श्रमिक साहिल मिला जो ट्रैक्टर से खेत को जोत रहा था। इस कार्य के लिए उसे दैनिक मजदूरी के बदले कुछ धनराशि मिलती है और शेष भुगतान आमों के रूप में मिलता है। इस कार्य के लिए आम के रूप में जो भुगतान हुआ उसे वस्तु के रूप में भुगतान कहा जाता है। दोस्तों, दो शब्दावली है मजदूरी। मजदूरी क्या है? एक विशिष्ट समय अवधि के लिए नियोक्ता द्वारा विशिष्ट श्रमिक को किया गया भुगतान। वस्तु के रूप में भुगतान, किए गए कार्य के लिए प्राप्त किया गया गैर मौद्रिक भुगतान। मतलब जो आप काम करते हैं उसके बदले आपको मौद्रिक भुगतान के बजाय गैर मौद्रिक भुगतान किया जाता है। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां वे होती हैं जिनमें मौलिक मूल्य जिसमें मौद्रिक मूल्य सम्मिलित हैं। यानी आर्थिक गतिविधियां वही हैं जिसमें मौद्रिक मुद्रा सम्मिलित हो। आर्थिक गतिविधियों में किसी वस्तु के अन्य रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर उसके मूल्य में भी वृद्धि होती है। इसे मूल्य संवर्धन कहते हैं। आर्थिक गतिविधियों से किसी वस्तु के अन्य रूप में रूपांतरण की प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उसके मूल्य में वृद्धि होती है, मूल्य संवर्धन कहते हैं। जैसे टमाटर है, किसान ने बेचा 10 रुपए किलो, फिर टमाटर को कंपनी ने खरीदा, उसका बनाया केचप, वो बेचेगी 20 रुपए में एक केचप।
एक पैकेट केचप 10 रुपए बढ़ गया। फिर वो आया जाएगा दुकान के पास, दुकानदार अपना प्रॉफिट लेकर इसको बेचेगा 23 रुपए में। क्या हो गया? मूल्य संवर्धन हो गया, क्योंकि इसमें प्रत्येक चरण में मूल्य वृद्धि हो रही है, उसका रूप भी बदल रहा है। जैसे गेहूं खरीदिए और आटा खरीदिए, दोनों में फर्क है। दूध खरीदिए, दही खरीदिए या फिर छाछ खरीदिए, या फिर दूध से बनी घी पनीर खरीदिए, देखिए रूपांतरण होते हैं, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, इसे मूल्य संवर्धन भी कहते हैं। आइए काव्या के पिता राजेश के उदाहरण से समझे। राजेश एक बढ़ई हैं जो विभिन्न प्रकार की लकड़ी के फर्नीचर को बनाने के लिए समीप के बाजार से 600 रुपए की लकड़ी खरीदते हैं। वे लकड़ी का फर्नीचर बनाने के लिए विशेष प्रकार के उपकरण का प्रयोग करते हैं। राजेश बाजार में प्रत्येक कुर्सी को 1000 रुपए में बेचते हैं। कुर्सी बनाने के लिए लकड़ी की लागत 600 रुपए है, शेष राशि 400 रुपए किसके लिए है? यह राजेश के कौशल, समय और प्रयास का मौद्रिक मूल्य है जो उन्हें उस कुर्सी को बनाने में लगा था। राजेश ने लकड़ी से फर्नीचर बनाकर लकड़ी का मूल्य संवर्धन किया। लकड़ी खरीदने से लेकर कुर्सी के बेचने तक की गतिविधियों में भुगतान सम्मिलित है, इसलिए यह सब आर्थिक गतिविधियों के भाग हैं। गैर आर्थिक गतिविधियों का महत्व। गैर आर्थिक गतिविधियों की में धनराशि सम्मिलित नहीं होती, फिर भी इनसे उत्पन्न मूल्य हमारे जीवन में महत्व रखते हैं। सेवा, हमें मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, गिरजाघरों आदि अनेक स्थानों पर सेवा कार्य देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए गुरुद्वारे में दर्शन हेतु आने वाले सभी श्रद्धालुओं को लंगर सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इन सेवा कार्यों से हमें संतुष्टि, कृतज्ञता की अनुभूति होती है और इस सेवा कार्य निस्वार्थ भाव से समाज में योगदान देते हैं। सामुदायिक सहभागिता का महत्व। स्वच्छ भारत अभियान अपने आसपास के सफाई रखने के लिए सभी भारतीय नागरिकों द्वारा सामूहिक प्रयासों पर आधारित है। हम लोग अपने घरों और आसपास के स्थानों को साफ रखते हैं। लोग मिलजुल कर गलियों, सड़कों, पार्कों, अन्य सार्वजनिक स्थानों या सामुदायिक क्षेत्रों को भी साफ रखते हैं। इन सामूहिक प्रयासों से घर, आसपास के क्षेत्र, समाज और राष्ट्र स्वच्छ रहता है। सामुदायिक सहभागिता का एक और उदाहरण भारत में वृक्षों के महत्व और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वन महोत्सव का आयोजन है। इस प्रयास से वृक्षारोपण अभियानों के लिए समुदाय के सदस्यों को एक साथ लाया जाता है। आइए विचार करें, भारत के अनेक समुदायों में सामुदायिक सहभागिता की समान परंपराएं हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में ऐसी कुछ परंपराओं के बारे में बता सकते हैं? दोस्तों, आप इस प्रश्न के बारे में सोचिएगा। हम भारत में कई त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर अनेक गतिविधियां करते हैं। वे मिलजुल कर स्थान की सजावट करते हैं, व्यंजनों को बनाते हैं। क्या वे आर्थिक गतिविधियां हैं? सोचिएगा। क्या आप इन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय या आसपास के आयोजित किया गया हो? इन कार्यक्रमों में आपने क्या सीखा? अब इस पूरे चैप्टर का सारांश क्या है? इस अध्याय में हमने आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में सीखा। हमने आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न मूल्य संवर्धन के बारे में भी सीखा। हमने समझा कि गैर आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार सामाजिक कल्याण और निजी कल्याण में योगदान देती हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती हैं। कुछ प्रश्न हैं। आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार गैर आर्थिक गतिविधियों से भिन्न होती हैं? लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोग अत्यधिक सम्माननीय हैं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस प्रकार से पारिश्रमिक दिया जाता है? उदाहरण दीजिए। दोस्तों, पहले सवाल का जवाब आप समझ सकते हैं। आर्थिक गतिविधियां जिसमें व्यक्ति को किसी काम, किसी वस्तु के बदले में मुद्रा मिलती है, उसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसको दिया जाता है। जबकि गैर आर्थिक गतिविधियों में स्वैच्छिक रूप से कार्य किए जाते हैं, उसमें किसी प्रकार के
वेतन, शुल्क या फिर मौद्रिक मूल्य की अपेक्षा नहीं की जाती। लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं? आर्थिक गतिविधियां वे सभी गतिविधियां हैं जिनमें आपको कुछ पैसे मिले। जैसे आप कंपनी में काम करते हैं, स्कूल में मास्टर हैं, आप ड्राइवर हैं, आप ट्रक चालक हैं, आप पेट्रोल पंप चलाते हैं, आपके खेत में कोई श्रमिक काम करता है। ये सभी है। बाकी 2 प्रश्नों के जवाब आप सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।